हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी सीख सीख कर थक चुके हैं और फिर भी सीख नहीं पा रहे हैं और अगर आपका कॉन्फिडेंस जा चुका है तो मैं आपको अच्छी इंग्लिश सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। सरल और वैल्यू एडेड स्टोरी के थ्रू मैं आपको हर दिन सेंटेंस मेकिंग और वोकेबलरी सिखाऊंगा जो आपको इंग्लिश फ्लुएंसी में हेल्प करेगी। आपको डेली प्रैक्टिस 5 से 10 मिनट के लिए करना होगा जो आपको लॉन्ग टर्म में इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करेगा। स्टोरी में जो भी नए शब्द आते हैं या जो भी नए तरीके से सेंटेंस मेकिंग आप देखते हैं उन्हें आपको डेली प्रैक्टिस करना है ताकि वो आपकी जुबान पर बोलते वक्त आए। तो चलिए आज की स्टोरी के थ्रू कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग को और बेहतर बनाते हैं। एक छोटा सा शहर था। दोस्तों, इसे हम बोलेंगे देयर इज अ स्मॉल टाउन। इज मतलब है, अ मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटा, टाउन मतलब शहर। तो देयर का मतलब एक छोटा था जो आ रहा है वो देयर की वजह से आ रहा है। देयर एक्चुअली हम इसे इज भी नहीं बोलेंगे, हम इसे वॉज बोलेंगे क्योंकि जो वाक्य शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है वो था में हो रहा है। तो देयर वॉज आ स्मॉल टाउन। वॉज का मतलब था, आ का मतलब एक, स्मॉल का मतलब छोटा, टाउन का मतलब शहर। तो देयर हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर स्पष्टता ना हो सेंटेंस में। जैसे मैं इसके आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। देर इज़ अ फूड ऑन द टेबल। टेबल पर खाना पड़ा हुआ है। देर इज़ अ बुक ऑन देयर इज अ बुक इन द रूम। रूम पे किताब पड़ी हुई है। जो पड़ी हुई आ रही है वो दे के वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा शहर था, तो यहाँ पर था जो आ रहा है वो देयर के वजह से आ रहा है। मैं इसके और एग्जांपल आपको देता हूँ। देयर वॉज अ बॉय ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर लड़का था। जो था आ रहा है वो वॉज की वजह से तो आ रहा है, लेकिन देयर उसको डिफाइन कर रहा है कहीं ना कहीं। देयर इज अ ट्री इन माई गार्डन। मेरे खेत में या मेरे गार्डन में एक पेड़ है। तो आपको उसे डिफाइन करना पड़ेगा देयर से। तो इज आप डायरेक्ट लगा नहीं सकते क्योंकि इज आप डायरेक्ट लगाओगे तो इज तो क्वेश्चन का काम करता है, तो इसलिए आपको देयर लगाना पड़ेगा। सो देयर इज अ क्राउड इन द मार्केट। बाजार में भीड़ है। तो जो इज आ रहा है तो देयर अगर आप लगाएंगे तभी वो उस चीज को डिफाइन कर पाएगा, उस सेंटेंस को, उस वाक्य को। आप देयर के बाद इज आता है, इज डायरेक्ट नहीं लगा सकते। इज देयर अ टेबल ऑन द इज देयर अ फूड ऑन द टेबल। तो इज जब इज से शुरू होता है कुछ, वो क्वेश्चन का काम करता है। इज देयर एनीबडी इन द रूम। क्या कमरे में कोई है, तो ये क्वेश्चन का काम करता है, तो आपको देयर लगाना पड़ेगा। देयर इज अ फैमिली इन द हाउस। पर घर में एक फैमिली है, परिवार है, तो देयर आपको डिफाइन करने के लिए लगाना पड़ेगा। तो उसी तरह यहाँ पर एक छोटा सा शहर हुआ करता था या एक छोटा सा शहर था, उसका मतलब होगा देयर वॉज अ स्मॉल टाउन। कॉल्ड मतलब जो कहलाता था। कॉल्ड का मतलब कहलाता था। मेरो, शहर का नाम मेरो था। तो इसको पूरी तरह समझते हैं एक बार। एक छोटा सा शहर था मेरो, जो मेरो कहलाता था। दोस्तों, मैंने आपको कई बार बोला है एक ही तरीके को हम कई क्रिएटिव तरीके से बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही सेंटेंस को एक ही वर्ड के पीछे हाथ धोकर पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है। एक ही तरीके को हम कई अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, बस उसको बोलने का, बस समझने का आपको समझ आना चाहिए कि उसको बोला कैसे जा रहा है। जैसे एक छोटा सा शहर था मेरो, या एक छोटा सा शहर हुआ करता था जो मेरो कहलाता था। दोनों का मतलब एक ही है, बस अलग अलग तरीके से कहा गया है। जैसे देयर वॉज अ स्मॉल टाउन, एक छोटा शहर था जो कहलाता था मेरो। यहाँ पर कहलाता था नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर कहलाता है लिखा है। तो अगर हम कहलाता है लिखा भी है, अगर ये ऐड कर देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि ये वाक्य को और बेहतर बना रहा है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। हर सुबह लोग उठते हैं। एवरी मतलब हर, मॉर्निंग मतलब सुबह, पीपल मतलब लोग, वेकअप मतलब उठना। तो यहाँ पर दोस्तों पीपल सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो लोग होते हैं वो कई सारे समूह में होते हैं। सिंगल आदमी के लिए हम वेक्स अप लगा सकते हैं वर्ब के साथ, क्योंकि बेस फॉर्म का काम करता है। लेकिन यहाँ पर लोग हैं, सब्जेक्ट हैं, लेकिन कई सारे हैं। मैंने आपको बोला है सिंगुलर चीजों के लिए आप वर्ब के साथ वेक्स अप लगाते हैं। जब भी कोई कहता है ना मैं ये काम करता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, सुनता हूँ, ता जिसमें आता है, तो जिसमें आता है, उसके लिए हम एस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि कई सारे लोग हैं। सब्जेक्ट तो है लेकिन कई सारे लोग हैं। प्लूरल चीजों के लिए हम नहीं लगाते हैं एस वर्ब के साथ, तो यहाँ पर सिर्फ वेकअप ही लगेगा, वर्ब ही लगेगा। हर दिन, हर सुबह, एवरी मॉर्निंग लोग जागते हैं या लोग उठते हैं। और कल ही हर बात भूल जाते हो, कल की हर बात भूल जाते हैं। एंड मतलब और, फॉरगेट मतलब भूल जाते हैं, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, अबाउट मतलब के बारे में, यस्टरडे मतलब कल के बारे में। कल के, यस्टरडे होता है कल, बीता हुआ कल।
तो इसको अच्छी तरह से समझते हैं। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह लोग उठते हैं और भूल जाते हैं सब कुछ कल के बारे में। उन्हें अपना नाम, अपना परिवार या पिछले दिन उन्होंने क्या किया था, ये सब याद नहीं रहता। दे मतलब वो, यहाँ पर दोस्तों दे लगाया है लोगों के लिए, पीपल के लिए। तो कई सारे लोग जो होते हैं उनके लिए दे लगाते हैं। आदमी के लिए ही लगाते हैं, आदमी और लड़के के लिए। शी के लिए हम लगाते हैं औरत के लिए या लड़की के लिए शी लगाते हैं। इट के लिए इट लगाते हैं हम, या किसी जानवर के लिए या किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो यहाँ पर दे हैं, कई सारे लोग हैं, पिक्चर में आप देख रहे होंगे, तो इनके लिए दे लगा है। डोंट मतलब नहीं, डोंट शॉर्ट फॉर्म होती है डू नॉट की। रिमेंबर मतलब याद होना, तो उन्हें याद नहीं है, इसे हम बोलेंगे दे डोंट रिमेंबर। उन्हें याद नहीं रहता या उन्हें याद नहीं है। अगर उन्हें याद नहीं रहता या हम बोलते हैं उन्हें याद नहीं है, तो दोनों का मतलब एक ही है, आप दोनों तरीकों से समझ रहे हैं। तो वर्ड में कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि इस तरह से बोला गया है, मीनिंग एक निकलनी चाहिए। दे डोंट रिमेंबर, उन्हें याद नहीं रहता। देयर मतलब खुद के या अपने, दे के साथ देयर लगाएंगे खुद के लिए। उन्हें याद नहीं रहता खुद के नाम या उनके नाम। देयर फैमिलीज, उनके परिवार। देयर को बोलेंगे उनका, फैमिलीज मतलब परिवार। या वट मतलब क्या, दे मतलब उन्होंने, डिड मतलब किया था। डू की पास्ट फॉर्म होती है डिड, जो सेकंड सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट में हम यूज करते हैं डिड को। क्या उन्होंने किया था, द डे बिफोर। डे बिफोर को हम बोलेंगे बीता हुआ कल। तो एक बार इसे अच्छे से समझते हैं। दे डोंट रिमेंबर, उन्हें याद नहीं रहता उनके नाम, उनका परिवार और उन्होंने क्या किया था बीते हुए दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़कें शांत रहती हैं। द स्ट्रीट्स मतलब होते हैं सड़कें, या स्ट्रीट्स को आप गलियां भी बोल सकते हैं। गलियों में भी छोटी छोटी सड़कें होती हैं दोस्तों, तो उन्हें सड़कें बोलेंगे या गलियां बोलते हैं। स्टे मतलब रहना, क्वाइट मतलब शांत। अब दोस्तों यहाँ पर भी स्ट्रीट्स भी काफ़ी सारी हैं, एक स्ट्रीट नहीं है। अगर स्ट्रीट्स ज़्यादा हैं तो हमने वर्ब का सिर्फ वर्ब ही यूज़ किया है। अगर सिंगल स्ट्रीट होती है हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं। स्टे वर्ब है और हम स्टेज लगाते हैं अगर स्ट्रीट होती। तो यहाँ पर स्ट्रीट्स है, कई सारी गलियां हैं, इसलिए हमने स्टे लगाया हुआ है। स्टे का मतलब होता है रहना, क्वाइट मतलब शांत। तो गलियां शांत रहती हैं और हर कोई अजनबी बनकर फिर से शुरू होता है। एंड मतलब और, एवरी मंथ मतलब हर कोई, स्टार्ट्स। अब यहाँ पर एवरीवन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ एस लगेगा। यहाँ पर हर कोई शुरू करता है, स्टार्ट्स का मतलब शुरू करता है, अगेन मतलब दोबारा से। एज मतलब के रूप में, इसको बोलेंगे के रूप में। स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी, तो यहाँ पर एज स्ट्रेंजर्स का मतलब हो जाएगा अजनबी के रूप में। एक बार इसे शुरू से समझते हैं ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए। द स्ट्रीट्स स्टे क्वाइट, सड़कें शांत रहती हैं और हर कोई, एवरीवन, स्टार्ट्स अगेन, दोबारा से शुरू करता है, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी के रूप में। एक लड़का था, अ यंग बॉय। एक मतलब आ का मतलब होता है एक, यंग मतलब होता है जवान, बॉय मतलब लड़का, एक जवान लड़का। नेम्ड मतलब जिसका नाम, जब भी नेम्ड लिखा हुआ आएगा, नेम के साथ ईडी लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब हो जाएगा जिसका नाम। अ यंग बॉय, इसके जगह अ यंग बॉय के जगह अ लिटिल बॉय भी हो सकता था दोस्तों। अ शार्प बॉय भी हो सकता था, एक तेज लड़का। अ पैशनेट बॉय भी हो सकता था, एक जोशीला लड़का। स्पोर्ट्समैन भी हो सकता था, स्पोर्ट्समैन। नेम्ड जिसका नाम, स्पोर्ट्समैन जिसका नाम था अरिन। ठीक है। अ लिटिल गर्ल, अ फैट गर्ल, कुछ भी आप लगा सकते हैं उसको, किसी भी तरह से दर्शा सकते हैं कुछ भी लिख के। अ यंग बॉय जैसे यहाँ पर हमने उसको दिया है कि जवान लड़का नाम है, एक जवान लड़का है जिसका नाम है, जो नेम्ड आ रहा है तो इसका मतलब है जिसका नाम है एरिन। महसूस करता है कुछ, फील्स का मतलब महसूस करता है, समथिंग का मतलब कुछ। एक लड़का था अरिन, उसको लगता था। अब दोस्तों इसे समझते हैं। एक लड़का था अरिन, या एक लड़का था जिसका नाम था अरिन। तो नेम्ड का मतलब हो गया जिसका नाम था अरिन, उसे लगता था। फील्स का मतलब लगता था, या फील्स का मतलब महसूस होना। जब भी कभी लगता था आ रहा है या महसूस होना आ रहा है, तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। कुछ महसूस करता है। समथिंग का मतलब होता है कुछ, इसका मतलब होता है रॉन्ग। जब लगता है तो कुछ गड़बड़ है बोलते हैं, समथिंग इज रॉन्ग का मतलब है कुछ गड़बड़ है। तो एक जवान लड़का जिसका नाम एरिन था, उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। हर सुबह
सोने से पहले वो एक छोटी नोटबुक में लिखते हैं। ईच मतलब हर, मॉर्निंग मतलब सुबह, ही मतलब वो, ये लड़के के लिए लगा गया है दोस्तों यहाँ पर ही। राइट्स मतलब लिखता है, और ये सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में जब वर्ब के साथ हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उसमें एस लगता है, जिसमें ता आता है, ती आता है। जैसे वो खाता है, सुनता है, पढ़ता है, जाता है, खरीदता है, तो ता आ रहा है सब में, एस के वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर ही राइट्स, वो लिखता है। इन मतलब में, अ मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटा, नोटबुक मतलब किताब में या कॉपी में, बिफोर मतलब पहले, ही मतलब वो, स्लीप्स सोने, स्लीप्स को सोना बोलते हैं, बिफोर ही स्लीप्स, सोने से पहले। तो इसको हम बोलेंगे हर दिन, ईच मॉर्निंग, वो लिखता है। इन अ स्मॉल नोटबुक, वो छोटी कॉपी में लिखता है सोने से पहले। तो हर सुबह सोने से पहले वो छोटी नोटबुक में लिखता है, या हर सुबह वो लिखता है छोटी कॉपी में सोने से पहले। तो दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वो जागता है, व्हेन मतलब जब, ही मतलब वो, वेक्स अप, एस लगा है दोस्तों, ही सब्जेक्ट है, वेक्स अप का मतलब होता है जागना। लेकिन जब वो जागता है, वो अपने ही शब्द पढ़ता है। ही मतलब वो, रीड्स मतलब पढ़ता है। रीड का मतलब पढ़ना, रीड्स का मतलब पढ़ता है। हिज मतलब अपने, ओन मतलब खुद के, वर्ड्स मतलब शब्द। जब वो जागता है, वो खुद के शब्द पढ़ता है। तुम्हारा नाम आर्यन है। योर मतलब तुम्हारा, नेम मतलब नाम, इज मतलब है, आर्यन मतलब नाम। तुम्हारा नाम आर्यन है। तुम मेरो में रहते हो। यू मतलब तुम या आप, लिव मतलब रहते हो, इन मतलब मैं, मेरो मतलब जगह का नाम है दोस्तों। आप मेरो में रहते हो या तुम मेरो में रहते हो। खामोशी पर भरोसा मत करना। डोंट मतलब नहीं, ट्रस्ट मतलब भरोसा करना। तो डोंट ट्रस्ट का मतलब हो जाएगा भरोसा नहीं करना। द साइलेंस मतलब खामोशी। तो इसका पूरा मतलब हो जाएगा, डोंट ट्रस्ट द साइलेंस का मतलब हो जाएगा खामोशी पर भरोसा मत करना। एक रात उन्हें शहर के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी मिली। वन नाइट मतलब, वन का मतलब होता है एक, नाइट का मतलब होता है रात। दे मतलब उन्होंने, काफी सारे लोग थे तो दे लगेंगे, दे लगेगा। फाउंड मतलब पाया। फाइंड का मतलब पाना, फाउंड का मतलब पाया। फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फाउंड सेकंड फॉर्म है वर्ब की, जो पास्ट टेंस के लिए यूज की जाती है। एक रात उन्होंने पाया, दे फाउंड। एन मतलब एक, आ और एन का एक ही मतलब होता है दोस्तों। एन को हम लेकिन उन वर्ड्स के संग यूज करते हैं जो ओ से शुरू होते हैं। ओ, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 या 6 वर्ड हैं जो ए से शुरू होते हैं, ई से शुरू होते हैं, आई से शुरू होते हैं, ओ से शुरू होते हैं, यू से शुरू होते हैं। उनके साथ हम एन लगाएंगे। एन, आ नहीं लगेगा, मतलब आ और एन का एक ही होता है, लेकिन इन 5 6 इनको वोवल्स बोलते हैं हम। तो जैसे ओल्ड है, तो ओल्ड ओ से शुरू हो रहा है, तो इसके लिए एन लगाएंगे। तो इसको समझते हैं। वन नाइट, एक रात, उन्होंने पाया एक बूढ़ा, एक ओ सॉरी एक ओल्ड क्लॉक, एक पुरानी घड़ी। ओल्ड को हम पुराना बोलेंगे। ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी होता है, और ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है। तो ओल्ड हम बूढ़े इंसान के साथ लगा सकते हैं, जानवर के साथ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पुरानी चीजें हैं तो यहाँ पर घड़ी है, तो उसके लिए हमने ओल्ड लगाया हुआ है। तो एक रात उन्होंने पाई एक पुरानी घड़ी। इन मतलब में, द सेंटर मतलब केंद्र में, या बीचों बीच बोल सकते हैं। इन द सेंटर का मतलब केंद्र में या बीचों बीच में। ऑफ द टाउन मतलब शहर के, शहर के बीच में, या शहर के केंद्र में। केंद्र में और बीचों बीच में दोस्तों एक ही मतलब होता है, बस आप अलग अलग तरीके से हम उसे बोलते हैं, मतलब उसका एक ही निकलता है। तो एक रात उन्होंने एक पुरानी घड़ी शहर के बीचों बीच पाई। उस घड़ी में सुइयां नहीं थी। द क्लॉक मतलब घड़ी, हैड मतलब नहीं था। जो हैड आ रहा है इसका मतलब है नहीं था, अगर हैव होता तो नहीं है। तो घड़ी, तो हैव का मतलब वैसे पास होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा घड़ी के पास सुइयां नहीं थी। हैंड्स को यहाँ पर सुइयां बोलेंगे दोस्तों, घड़ी की सुइयों को हैंड्स बोलते हैं। तो नो मतलब नहीं, हैंड्स मतलब सुइयां। हैड और हैव का मतलब होता है पास है, हैड का मतलब पास था। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको इसकी मीनिंग बताई है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे बोलेंगे, द क्लॉक हैड नो हैंड्स, घड़ी के पास सुइयां नहीं थी, तो ये बोलने में थोड़ा अजीब लगेगा। तो हम इसे सरल भाषा में बोलते हैं, उस घड़ी में सुइयां नहीं थी। तो इसके लिए हमें हैड लगाना पड़ेगा। तो क्लॉक हैड नो हैंड्स, घड़ी में सुइयां नहीं थी या घड़ी के पास सुइयां नहीं थी। समझने वाला समझ जाएगा जिसको आप बोलेंगे।
द क्लॉक हैड नो हैंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीरा उसे पूछती है। लीरा एक लड़की का नाम है दोस्तों, और ये सब्जेक्ट भी है। उसे छूती है। टचेस का मतलब छूती है। अगेन यहाँ पर तो लग रहा है तो एस लगेगा। टच वर्ब है और वर्ब के साथ एस लगेगा। लीरा छूती है। लीरा टचेस ये बेस फॉर्म का काम कर रहा है। वर्ब के साथ एस लगता है जब प्रेजेंट के लिए। लीरा छूती है इसको, और अचानक, एंड मतलब और, सडनली मतलब अचानक, यादें वापस आ जाती हैं। मेमोरीज होती हैं यादें। रश बैक का मतलब होता है दोस्तों आ जाना, वापस आ जाना। इसे आप अपने नोटपैड में लिख सकते हैं। नया वर्ड है ये। काफ़ी सारी चीज़ों में आपका यूज़ होगा। जब आप एडवांस लेवल पर बात करेंगे तो ये वर्ड आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो रश बैक का मतलब हो जाता है वापस आना। तो यहाँ पर यादें वापस आ जाती हैं। लीरा छूती है इसको और अचानक यादें याद आ जाती हैं। हंसी, आंसू, तूफान और समय भी। यादें वापस आ जाती हैं और साथ में लाफ्टर मतलब हंसी, आंसू, स्टॉर्म्स मतलब तूफान। ये भी आप अपने नोटपैड में लिख लीजिए दोस्तों। स्टॉर्म्स का मतलब तूफान होता है, और एंड का मतलब और, समय, टाइम का मतलब होता है समय, इटसेल्फ मतलब खुद। तो इसको एक बार अच्छे से समझते हैं आप, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। लीरा इसे छूती है और अचानक यादें याद आ जाती हैं, यादें वापस आ जाती हैं, खुशियां वापस आ जाती हैं, आंसू आ जाते हैं, तूफान आ जाता है और वो समय भी वापस आ जाता है। अगली सुबह लोग अलग तरह से उठते हैं। द नेक्स्ट मतलब अगली, मॉर्निंग मतलब सुबह, द पीपुल मतलब लोग, वेकअप मतलब उठते हैं। लोग हैं कई सारे हैं तो एस नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब लगेगा। वेकअप मतलब उठते हैं, या वेकअप का मतलब उठना होता है, यहाँ पर उठते हैं होगा क्योंकि लोग उठ रहे हैं। पीपल वेकअप डिफरेंटली का मतलब होता है अलग तरीके से। इसे आप लिख लीजिए दोस्तों। अगर आपको इसकी मीनिंग नहीं पता तो इसे नोटपैड में लिख लीजिए। इसका मतलब होता है अलग तरीके से। इसका मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूँ। आई डिड माई वर्क डिफरेंटली, मैंने अपना काम अलग तरीके से किया। आई वेंट टू द मार्केट डिफरेंटली, मैं मार्केट बाजार अलग तरीके से गया। आई प्लेड क्रिकेट डिफरेंटली, मैंने क्रिकेट खेला अलग तरीके से। तो अलग तरीके से इसका मतलब हो गया डिफरेंटली। तो बैक टू द स्टोरी आते हैं। अगली सुबह लोग अलग तरह से उठते हैं। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह, द पीपल मतलब लोग, वेकअप मतलब उठते हैं अलग तरीके से डिफरेंटली। उन्हें कल की बात याद आती है। दे मतलब उन्हें, रिमेंबर मतलब याद आती है। यस्टरडे, यस्टरडे मतलब होता है कल। तो अगर मैं यहाँ पर टॉक लिखना भूल गया हूँ तो यस्टरडे टॉक्स हो जाएगा। टॉक्स का मतलब हो गया बातें, या टॉकिंग भी लिख सकते हैं आप। तो दे रिमेंबर यस्टरडेज, अपोस्ट्रोफी लगेगा यस्टरडेज के यहाँ पर और एस लगेगा। इसका मतलब होता है का। अपोस्ट्रोफी एस के साथ होता है, इसका मतलब का। मैंने कई सारी स्टोरीज में बताया दोस्तों, आपको याद भी होगा। दे रिमेंबर यस्टरडेज टॉक्स, या टॉकिंग, उन्हें कल की बात याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी याद आती है। दे मतलब उन्हें, रिमेंबर मतलब याद आती है, देयर मतलब अपनी। दे के साथ देयर लगाएंगे खुद के लिए। उन्हें अपनी, यहाँ पर दे का मतलब हो गया उन्हें, देयर का मतलब हो गया अपनी, उन्हें खुद की मतलब। रिमेंबर मतलब याद आती है जिंदगी, उन्हें खुद की जिंदगी याद आती है। एरिन लीरा की तरफ देखकर मुस्कुराता है। एरिन जो लड़के लड़के का नाम है। स्माइल्स मतलब मुस्कुराता है, और स्माइल के साथ आप हमेशा एट लगाएंगे दोस्तों। स्माइल के साथ एट लगेगा और लुक के साथ एट लगेगा। ऑन, इन, इनटू कुछ नहीं लगेगा। प्रेपोजिशन ये सारी होती हैं, सिर्फ एट लगेगा। अगर आप कुछ और लगाते हैं तो गलत माना जाएगा। समझने वाला समझ जाएगा, लेकिन एट ही इसका करेक्ट वर्ड है स्माइल के साथ। एरिन मुस्कुराता है लीरा को देखकर। स्माइल्स एट लीरा, मुस्कुराता है लीरा को देखकर। एंड मतलब और, सेज मतलब कहता है। और कहता है का मतलब है एंड सेज, और कहता है अब शहर फिर से जिंदा हो गया है। नाउ मतलब अब, द टाउन मतलब शहर, इज मतलब है, अलाइव मतलब जिंदा। आपको अगर इसकी मीनिंग नहीं पता दोस्तों, आप इसे नोटपैड में लिख सकते हैं। अलाइव का मतलब होता है जिंदा, अगेन का मतलब दोबारा। तो अब शहर जिंदा हो चुका है दोबारा। दोस्तों आज आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इससे काफ़ी नए वर्ड सीखे होंगे, काफ़ी एडवांस वर्ड सीखे होंगे, पास्ट के बारे में सीखे होंगे, और सेंटेंस मेकिंग को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करेगा।
अगर आपकी कोई भी क्वेरी और कंसर्न है, आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट।